नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैदिकोत्तर साहित्य को हम देख लिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों ब्राह्मणेतर साहित्य। आइए ब्राह्मणेतर साहित्य पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह प्राचीन इतिहास चल रहा है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो भाई आप शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, जिससे यह हमारी वीडियो सभी के पास पहुंच जाए। ब्राह्मणेतर साहित्य, आइए देखते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करें तो इसमें विभिन्न साहित्यों का वर्णन किया गया है। जैसे पहला है बौद्ध धर्म साहित्य, जिसे त्रिपिटक के माध्यम से पूरी तरह से हम इसको समझ लेते हैं कि बौद्ध धर्म साहित्य क्या है, कैसे है। जैसे बौद्ध धर्म है, इस समय भाषा दो प्रकार की थी। बौद्ध धर्म साहित्य में प्रथम भाषा थी पाली और द्वितीय भाषा थी संस्कृति। साहित्य की बात की जाए दोस्तों, साहित्य का यदि उदाहरण लें तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीन पिटक की चर्चा इसमें की जाती है। अगला है साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य में अगला साहित्य है जैन धर्म साहित्य। इसे आगम के रूप में समझते हैं, जैसे इसमें त्रिपिटक और उसमें आगम। भाषा की बात की जाए तो प्रथम भाषा थी इसकी जैन धर्म की अर्धमागधी। अर्धमागधी प्रथम भाषा थी। इसके बाद द्वितीय भाषा थी प्रकृति, अपभ्रंश एवं संस्कृति, इसकी द्वितीय भाषा थी। साहित्य की बात की जाए तो उदाहरण में लिखते हैं दोस्तों 12 अंग, 12 उपांग तथा 10 प्रकीर्णन, 6 छोद सूत्र तथा 4 मूल सूत्र, इन सभी को मिला करके इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद ब्राह्मणेतर साहित्य में देखते हैं दोस्तों लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य किसे कहते हैं? लौकिक साहित्य राजाओं एवं महाराजाओं के शासन काल में, राजाओं एवं महाराजाओं के शासन काल में उनके दरबारी कवियों के द्वारा जिन साहित्यों का संकलन किया गया है उन्हें लौकिक साहित्य कहा जाता है। जैसे अर्थशास्त्र, मालविकाग्नि मित्रम, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित और पृथ्वीराज रासो इत्यादि, यही है लौकिक साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत ये सभी हैं दोस्तों। यानी राजाओं एवं महाराजाओं के शासन काल में उनके दरबारी कवियों के द्वारा जिन साहित्यों का संकलन किया गया है उन्हें ही लौकिक साहित्य कहा जाता है। जैसे अर्थशास्त्र, मालविका मित्र, मालविकाग्निमित्र, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित और पृथ्वीराज रासो इत्यादि, ये सभी लौकिक साहित्य हैं। पुरातात्विक स्रोत भी दोस्तों ब्राह्मणेतर साहित्य में आएगा। जैसे भूगर्भ के अंदर, किसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत? भूगर्भ के अंदर और बाहर से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तु के अध्ययन को ही पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। भूगर्भ के अंदर और बाहर से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तु के अध्ययन को ही पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। जैसे अभिलेख, मुद्राएं, भवन, मंदिर, मृदभांड, मूर्तियां, पत्थर और इत्यादि, पत्थर के औजार,
इत्यादि मिलते हैं। पत्थर के औजार इत्यादि को पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। नोट देख लीजिए, नोट दोस्तों। आइए एक नोट पे चर्चा करते हैं पॉइंट वाइज। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 1903 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कलकत्ता में किया। ये नोट है दोस्तों। गवर्नर जनरल जब लॉर्ड कर्जन था 1903 में ईस्वी में, तो उसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, वो भी कलकत्ता में। वह पुरातत्ववेत्ता था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन पुरातत्ववेत्ता था। उसने 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व संरक्षण अधिनियम भी पारित कर 50,000 पाउंड की धनराशि को स्वीकृति प्रदान कर दिया। किसने दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने। आर के लाजी सर्वेक्षण क्या है? तो इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में सॉरी दोस्तों, आर के लाजी सर्वेक्षण एक था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने किया। इस विभाग का प्रथम डीजी यानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अलेक्जेंडर कलिंघम को बनाया गया। अगला है भारतीय पुरातत्व के अंतर्गत प्रागैतिहासिक शाखा का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय पुरातत्व के अंतर्गत प्रागैतिहासिक शाखा का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय प्रागैतिहासिक के जन्मदाता भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। भारतीय प्रागैतिहासिक के जन्मदाता यही है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व को भारत सरकार के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व को भारत सरकार के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है दोस्तों। जो यह अभिलेख है इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों में सबसे प्राचीन बोगज कई का अभिलेख है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों में सबसे प्राचीन बोगज काई का अभिलेख है। यह 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। जो यह अभिलेख है दोस्तों बोगजगाई का, इस अभिलेख की खोज, बोगजगाई अभिलेख की खोज एक जर्मन विद्वान थे दोस्तों। जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर ने किया था। बोगजगाई जो अभिलेख था इसकी खोज बोगजगाई जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर महोदय ने किया। एक अभिलेख है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं। जूनागढ़ अभिलेख यानी या गिरनार का अभिलेख भारत में संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख अथवा
गिरनार का अभिलेख है, या शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है। रुद्रदामन का अभिलेख यही है दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख। मुद्राएं, जो मुद्राएं हैं, आइए मुद्राओं पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अभिलेख देख लिए, अब देखते हैं मुद्राएं। मुद्राएं का प्राचीन नाम बात की जाए, प्राचीन समय मुद्राओं को आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहा जाता था। ये कुछ नाम है इसका। तो आइए मुद्राओं पे चर्चा करते हैं दोस्तों। भारत की प्राचीनतम मुद्राओं को आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्राएं कहा जाता है। यानी भारत की प्राचीनतम मुद्राओं को आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्राएं कहा जाता है। 5वीं एवं 6वीं सदी ईसा पूर्व में, 5वीं एवं 6वीं ईसा पूर्व में जिन मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ और मौर्य काल तक के ये मुद्राएं प्रचलित रही। जिन मुद्राओं का प्रचलन हुआ इस समय, यह मौर्य काल तक प्रचलित रही। आहत मुद्राओं की खोज डी कौशाम्बी ने किया था। आहत मुद्राओं की खोज डी कौशाम्बी ने किया। सभी धातुओं की बनाई जाती थी। यह जो आहत मुद्रा है, सभी धातुओं की यह बनाई जाती थी, किंतु अधिकता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आहत मुद्राओं की अधिकता तांबे धातु की रही। सबसे ज़्यादा मुद्राएं तांबे धातु की बनाई जाती थी। भारत में सर्वप्रथम यूनानियों ने सोने की मुद्रा का प्रचलन किया। भारत में सर्वप्रथम यूनानियों ने सोने की मुद्रा का प्रचलन किया। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए, किंतु सबसे अधिक सोने के सिक्के मौर्य काल के प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक सोने के सिक्के मौर्य काल में प्राप्त हुए, मौर्य काल के प्राप्त हुए। सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण काल में प्रचलित हुए थे। सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण काल में प्रचलित हुए थे। शीशे के सिक्के सबसे पहले आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किए थे। शीशे के सिक्के सर्वप्रथम आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किए थे। अब देखते हैं दोस्तों भवन और मृदभांड। तो आइए भवन और मृदभांड पे चर्चा करते हैं। मृदभांड किसे कहते हैं? तो मिट्टी के बर्तनों को ही मृदभांड कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ मृदभांड तथा उनके वंश एवं काल पे चर्चा करते हैं। एक है दोस्तों उत्तम या धारसित या चकमक मृदभांड। चाहे उत्तम मृदभांड, चाहे धारसित मृदभांड, चाहे चकमक मृदभांड। ये मृदभांड नवपाषाण काल में मिले थे, इस काल से संबंधित थे। काला एवं लाल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। लाल मृदभांड हड़प्पा काल से संबंधित है। गैरिक मृदभांड पूर्व वैदिक काल से संबंधित है। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल से मिलते हैं तथा NBPW यानी उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड मौर्य काल से प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों विदेशियों का आक्रमण पढ़ेंगे। तो दोस्त मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए
धन्यवाद।